राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पिट हिंदी। तो लेके आ चुकी हूँ मैं आप सबके लिए एक नया रिलीज़ हुआ रिसेंटली विक्की कौशल जी का मूवी जिसका नाम है छावा। विक्की कौशल का अगर मैंने नाम लिया है तो आप समझ ही सकते हैं कि मूवी कितनी ही अच्छी होगी, क्योंकि विक्की कौशल का एक्टिंग के बारे में तो मेरा बोलना ही नहीं चाहिए। बाय गॉड, वो मस्त एक्टिंग करते हैं। और इस मूवी के अंदर अगर आपने इस मूवी को देखा थिएटर में जाके तो आई श्वेयर आपको महाराज छत्रपति जी के चेहरे के सामने विक्की कौशल जी का ही इमेजिन होने वाला है, क्योंकि उनकी मूवी में पूरी एक्टिंग जो है उन्होंने कदम फूंक फूंक के रखा है। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी दहाड़, उनकी आवाज़, मतलब हर एक मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से इतिहास के उसी दिनों में जा चुके हैं जिन दिनों में हम कभी शायद जा ही नहीं सकते। तो इतना एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं चलती हूँ सीधा स्टोरी की तरफ बिना कोई टाइम गवाए। तो पर फिर भी जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप लोग के लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। इस शुरुआत में हमें मुगल के साम्राज्य दिखाया जाता है जहाँ के राजा औरंगजेब हुआ करते हैं। अब वहाँ पे उनको ये खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑलरेडी जान जा चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा अफसोस से जाते हुए ये कहते हैं कि मेरा अच्छा खासा दुश्मन इस दुनिया से जा चुका है। मतलब उनके हिसाब से वो सिर्फ दुश्मन नहीं, उस जगह का शेर हुआ करते थे। और साथ ही साथ वो अपने से जितने भी वहाँ पे सेवक थे सबको पार्टी करने के लिए या फिर शाम को मौज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका ये मानना था कि अभी मराठा सम्राट जो है वो कमज़ोर हो चुका है, जिसके हिसाब से अब ये हर जगह अपना मतलब हुकूमत चला सकते हैं। और इसी बीच में पूरनपुर फोर्ट को दिखाया जाता है जिसके चार्ज थे बहादुर खान। जब बहादुर खान अपने किले में अपना कुछ समय व्यतीत कर रहे थे तो उनको अचानक से खबर मिलती है मराठों की फौज उनकी तरफ आक्रमण के लिए आ रही, जिसको सुनने के बाद वो चौंक चुके थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो अब जिंदा नहीं थे। तो अब उनके जगह में कौन आक्रमण कर रहा है, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि छत्रपति महाराज का जो बेटे थे वो अब इस फोर्ट पे आक्रमण करने वाले हैं। पे उनके बेटे का नाम शमासी महाराज होता है। जब उस फोर्ट में आके वो वहाँ के हर एक लोगों पे आक्रमण करते और वहाँ के जितना भी खजाना होता है उसको लूटने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में यहाँ पे हम से महाराज जब बहादुर खान को मारने के लिए जाता है तो वो धोखे से उनको एक खाई में गिर देता है, जिस खाई के अंदर एक भूखा शेर होता है। अब भूखे शेर के साथ वो लड़कर काफ़ी अपनी बहादुरी से बाहर आके यहाँ पे बहादुर खान को भी मार देते हैं। और साथ ही साथ उस जगह का जितना भी खजाना था, जो भी उन लोगों से उन्होंने लूटा था, सबको लूट के ले जाते हैं। उस एरिया में एक भी छोटा सा तिनका भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये सब कुछ वो औरंगजेब को ये बताने के लिए कर रहे थे कि वो जितना भी अन्याय कर रहा है उस जगह के प्रजा के साथ, वो सब का बदला वो लेके रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रजा का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसी चीज़ को जताने के लिए उस एरिया के हर एक चीज़ को लूट के ले जाते, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ते हैं ताकि उसको अपनी बर्बादी समझ में आ जाए। शिवाजी महाराज ये कहते हैं भले ही महाराज अब नहीं रहे, पर उनका जो सपना था कि सारा राज्य एक साथ एक बन के रहे, वो सपना कैसे भी करके मैं पूरा करूँगा। जिसको सुनने के बाद वहाँ की प्रजा भी उनके साथ देने लग जाती है। शिवाजी महाराज अपनी जगह अपने राज्य में आते हैं, रायगढ़ आते हैं, जहाँ पे उनकी इंतज़ार उनकी वाइफ कर रही होती है। यहाँ पे हमें उनकी वाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है, जो उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे उनकी वाइफ सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, उनकी अच्छी दोस्त भी हुआ करती थी, जिसके साथ उनको जो टाइम था वो व्यतीत करना काफ़ी अच्छा लगता था। और साथ ही साथ वो अपने सारे दिन की जितनी भी थकान होती थी, जितनी भी सारी चीज़ें होती थी, वो अपनी बीवी के साथ शेयर किया करते थे। महाराज जब अपने घर आते हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं अपने पिताजी शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, और इस साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जो सौतेली माँ थी उनसे भी वो बात करते हैं। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है उनकी जो सौतेली मम्मी थी उनका नाम सोराबाई हुआ करता था, जहाँ पे वो मनी मन अपने बेटे को ही उस राज्य का राजा बनाने की कोशिश कर रही होती है। और इसी चक्कर में वो मुगलों के साथ मिलके यहाँ पे उनके जो बेटे थे सौतेले बेटे, उनको हरा के अपने खुद के बेटे को उस राज्य में बैठाना चाहती थी। छत्रपति बनाने के लिए उनके बेटे राजा राम को वो उस जगह के कुछ ऐसे मिनिस्टर भी हुआ करते थे जो उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज छत्रपति बने, जिसके लिए वो मुगलों के पास एक खत भिजवाते हैं। संभाजी महाराज जब रात को अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो यशुबाई जो उनकी वाइफ है, उनके दो भाई मिलकर ये कहते हैं कि हमें तो अलग राज्य चाहिए ताकि हम अपने राज्य में खुद राजत्व करें। पर यहाँ पे शिवाजी महाराज मना करते हैं, क्योंकि महाराज छत्रपति जी का ख्वाब था कि राज्य कभी भी विभाजित ना हो। तो उनसे वो ये कहते हैं कि आइंदा इस बारे में कभी कोई बात मत करना, क्योंकि राज्य कभी भी विभाजित नहीं होगा।
हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिवाजी महाराज को पता चलता है कि औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मिलने के लिए एकांत में उससे रिक्वेस्ट करता है। जहाँ पे शिवाजी महाराज आते हैं उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे मिलने के बाद उनको पता चलता है कि अकबर जो है अपने पिताजी का कत्ल करके उनके सिंहासन को हड़प करना चाहता है। जिसको सुनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शौक में चले जाते हैं कि खुद का ही पुत्र अपने ही पिताजी की बलि क्यों चढ़ाना चाहता है। जहाँ पे अकबर उनको ये कहता है कि ये गद्दी होती ही ऐसी है, जिसके सर पे होती है उसके सर पे हमेशा मौत मंडराती है, और ऐसी चीज़ें आपके साथ भी, आपके राज्य में भी हो रही है। आज मैं अपने पिताजी का दुश्मन बना हूँ, कल आप भी, आपके भी फैमिली वाले भी ऐसे हैं जो आपके दुश्मन बन रखे हैं। पर शिवाजी महाराज इस बात को यकीन नहीं करते हैं। उनके हिसाब से उनके फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था। तो उसी वक्त अकबर उनकी सौतेली मम्मी का जो चिट्ठी था वो उनको दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी शौक में चले जाते हैं। और यहाँ पे अकबर को ये प्रॉमिस करते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को मारने में तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगा, पर हाँ, जब तक, जितने दिन, जितने समय तुम मेरे राज्य में उपस्थित हो, उतने टाइम तक तुम्हारी जान की रक्षा करने का मैं तुम्हें वचन दे सकता हूँ। और यहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं। अकबर को अपनी शरण में तो लेते हैं, पर उनके पिताजी के मतलब पिताजी को मारने का जो उनका दिल होता है वो कंप्लीट नहीं करते हैं, बट उनका डेफिनेटली वो सहायता करते हैं। इधर महल में यशुबाई को पता चल गया था कि उनकी सौतेली सास सरूबाई ने ये सब हरकतें की हैं, जिसके बाद यहाँ पे उनके साथ देने वाले जो उसी महल के धोखेदार आदमी थे उन सबको मार दिया जाता है और सरूबाई को भी कैद में रख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे संभाजी महाराज को छत्रपति संभाजी महाराज बना दिया जाता है। उसके बाद उनको खबर मिलती है कि औरंगजेब आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं सब में अपना हमला करके उस जगह को लूट रहे हैं, वहाँ की औरतों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को मजबूरन अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। औरंगजेब को भी देख पाते हैं, जिसको अपना पिछला टाइम हुआ वाला अटैक के बारे में पता चलता है, जहाँ पे उन्होंने सारा खजाना ऑलरेडी लूट लिया था। जिसको देखने के बाद उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जो धन, मतलब अपनी जितनी भी यहाँ पे इनकम थी, जितने भी यहाँ पे लोगों के सोर्स थे, उस हिसाब से आसपास के जितने भी छोटे छोटे गाँव हैं सब में और भी ज़्यादा आतंक मचाने लग जाते हैं। इधर महाराज भी कम नहीं थे। महाराज उनके जितने भी आदमी थे, जितने भी सैनिक थे, उन सब पे नज़र रखा करते थे और उनको छुप छुप के जहाँ पे भी उनका सैनिक का बैठक होता था या फिर सैनिक जहाँ पे हमले की तैयारी किया करते थे उस जगह में जाकर उन सैनिकों को ढूंढ ढूंढ के मारा करते थे। और यहाँ पे जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मतलब कभी भी मराठा सम्राट के जितने भी सैनिक हुआ करते थे, कभी वो जंगलों के में छुप कर, जंगलों के पेड़ के ऊपर चढ़ कर या फिर पत्थरों में, पानी में छुप कर रहा करते थे और अचानक से आके यहाँ पे मुगल के जितने भी सैनिक हुआ करते थे उन सबको मार के उन पे भारी पड़ा करते थे। जिधर ये सब कुछ हो रहा होता है, इधर महल में सोराबाई की डेथ हो जाती है, मतलब उनकी सौतेली मम्मी की। पर यहाँ पे सजज महाराज जो थे वो काफ़ी अपसेट होते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी था वो उनकी सौतेली माँ तो थी, वो उनको माँ का दर्जा अक्सर दिया करते थे। अब इस चीज़ को लेके वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। इधर महाराज क्या करते हैं, उनके मामा की बेटी के साथ राजा राम, मतलब उनके सौतेले भाई का विवाह तय कर देते हैं। इनके बीच में हमें औरंगजेब को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोगों के बीच में ये प्रॉमिस करता है, मतलब शपथ लेता है कि जब तक वो मराठा सम्राट को ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो अपने सर में अपना ताज नहीं पहनेगा। औरंगजेब को उसी वक्त पता चलता है उसकी बेटी के थ्रू कि यहाँ पे शिवाजी महाराज ने उसी के बेटे को, मतलब जो अकबर है, उनको ये प्रॉमिस किया है कि जब तक वो अपने राज्य में है तब तक अकबर को कुछ नहीं होगा। जिसको सुनने के बाद औरंगजेब को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को ये कहता है कि जाके वहाँ पे जो अकबर उनका पुत्र है उनको ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे उसका बेटा होता है वहाँ पे जो मुगल के सैनिक होते हैं वो आके आक्रमण कर देते हैं। पर जैसे महाराज ने उनको प्रॉमिस किया था उनको प्रोटेक्ट करने का, वैसे ही वहाँ के छत्रपति के जो सैनिक हैं वो आके वहाँ पे अकबर को बचा लेते हैं। यहाँ पे अकबर नेक्स्ट डे महाराजा से मिलके उनसे विदा लेने के लिए कोशिश करता है कि वो इस देश से बाहर चले जाना चाहता है, क्योंकि जब तक वो इस देश में रहेगा तब तक उसके पिताजी यहाँ पे उसको मारने की कोशिश करते रहेंगे। और इस बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं महाराज के ऊपर भी हावी पहुँचेगी, जो वो नहीं चाहते थे। पर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनके पुत्र हैं, वो ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे दायरे में हो और मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचा के रखूँगा। वहाँ पे जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। उसी बीच में उनको पता चलता है कि उनके जो मामा जी थे उनकी देहांत हो चुकी है, किसी एक युद्ध में उनकी जान जा चुकी है। अब यहाँ पे संभाजी महाराज काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि वो बचपन में जब छोटे थे उन्हीं वक्त उसकी मम्मी की देहांत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने मामा के काफ़ी ज़्यादा करीब हुआ करते थे। अक्सर वो अपने मामा से अपनी मम्मी, मतलब अपनी माता की स्टोरी सुना करते थे, उनके बारे में जाना करते थे। उनके साथ उनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, शायद इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके
पूरा फील करते हैं। फिर औरंगजेब एक एक सूबेदारों को अपनी तरफ ले रहा होता है। जब इस बारे में यहाँ पे महाराज को पता चलता है तो वो यहाँ पे अपने सारे लोगों को, संगमेश्वर एक जगह है वहाँ पे आके इस बारे में चर्चा करने के लिए कहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मुगलों के लिए वो एक जाल भी बिछाते हैं। यहाँ पे जो महाराज सम्राट हैं वो यहाँ पे औरंगजेब के ऊपर हमला करने वाले हैं, ताकि लोग जो मुगलों के जो सैनिक हैं वो इस चीज़ में उलझे हुए रहें और यहाँ पे उनका जो मीटिंग होने वाला था वो सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि कैसे क्या करना है, कौन से राज्य में आक्रमण करना है, इस बारे में वो कुछ राजाओं के साथ चर्चा करने वाले थे। इसके बाद जो महाराज थे वो संगमेश्वर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ मिलके कुछ बातें करते हैं। बट यहाँ पे हमें ऐसा भी पता चलता है कि महाराज के मन में एक तकलीफ़ है कि इस टाइम में, मतलब 9 साल के बीच में उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़ लिए हैं कि अब उनकी वाइफ के साथ या फिर अपने बच्चों फैमिली के साथ वो टाइम देना बहुत कम कर दिए हैं। जहाँ पे महारानी उनको ये कहती है कि मैं चाहती हूँ जल्द से ये औरंगजेब जो हैं वो मतलब इनका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ताकि वो शांति से अपनी फैमिली के साथ टाइम दे सके। और महाराज भी इस बारे में एग्री करते हैं। उसके बाद महाराज वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम औरंगजेब की बेटी को भी देख पाते हैं, जो अपने पिताजी से ये कहती है कि जैसे उनके बेटे ने उनके साथ बगावत की है, वैसे ही संभाजी महाराज के साथ भी उनके कुछ करीबी बगावत कर रहे हैं, और वो कौन है वो इस बारे में भी जानती हैं। सीन शिफ्ट होता है संभाजी महाराज के ऊपर, जहाँ पे मीटिंग में सारे उस जगह के जितने भी आदमी होते, जितने भी बड़े बड़े महाराजा हैं, सबसे ये बात क्या करते थे कि अब कुछ भी करके हमें एक साथ होके इस औरंगजेब के ऊपर आक्रमण करना होगा, क्योंकि अब अगर इसको शांत नहीं किया गया तो पता नहीं कितनों का और खून बहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनके पिताजी का जो सपना था स्वराज्य करने का, राज्य एक करने का, और वो सपना भी वो कैसे भी करके पूरा करेंगे। जिसको सुनने के बाद वहाँ के जितने भी प्रजा थे, इनफैक्ट राजा थे, वो उनके साथ खड़े होते हैं। इसी बीच में हम कुछ मराठा के सैनिकों को देख पाते हैं जो घाटों पे नजर रखा करते थे, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि मुगलों की कुछ सेना, मतलब मिनिमम 5000 सेना उन्हीं की तरफ आ रही है आक्रमण के लिए। जहाँ पे वो शिवाजी महाराज को जाकर जब बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि उन लोगों के बीच में ही कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, और यहाँ पे मुगलों के साथ मिलके इनके ये गुप्त मिलन को बताया गया है। यहाँ पे संभाजी महाराज को पता चलता है कि वो धोखेबाज इंसान और कोई नहीं, उन्हीं की बीवी यशोबाई के 2 भाई हैं जो राज्य को अलग और विभाजन करना चाहते थे। यहाँ पे वो अपना स्वराज्य बनाने के लिए मुगलों के साथ मिलकर संभाजी महाराज को ख़त्म करना चाहते थे। जहाँ पे संभाजी महाराज उन लोग को मारने की प्लानिंग करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे मिनिमम संभाजी महाराज के साथ 50 या 40 लोग ही थे जो उस मीटिंग में आए हुए थे। जहाँ पे वो लोग प्लान करते हैं कि यहाँ पे वो मुगलों के जितने भी सैनिक हैं उन सबसे लड़ेंगे, मतलब 5000 सैनिक से। पर यहाँ पे उनका एक दोस्त हुआ करता था कवि, जो उनकी इस दोस्ती भी रखता था और साथ ही साथ कविता भी लिखा करता था। जहाँ पे वो महाराजा को ये कहता है कि यहाँ पे एक गुप्त द्वार है जिसके थ्रू आप अपने राज्य को जा सकते हैं, तो कुछ सैनिकों की टुकड़ी को लेकर आप रिटर्न चले जाइए। पर संभाजी महाराज ये कहते हैं कि भेड़िया कभी भी कुत्तों से डर के नहीं भागता है। अब वो ये कहते हुए वहाँ पे उनसे लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे मुगलों के जितने भी सैनिक थे उनसे काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते मिनिमम फिर 5000 लोगों के साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता है। संभाजी महाराज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाने लग जाते हैं। अब उनको जैसे भी करके मुगलों के जितने भी सैनिक थे उनको पकड़ लेते हैं, और साथ ही साथ उनके दोस्त कवि को भी। संभाजी महाराज को यहाँ पे बंदी बना के औरंगजेब के सामने हाथ साबिन किया जाता है, जिसके बाद औरंगजेब देखता है कि उनकी आंखों में अभी भी कहीं खौफ नहीं है। मतलब यहाँ पे संभाजी महाराज का शरीर से खून खून बह रहा था, हर एक रोम रोम से, पर फिर भी उनकी आंखों में वही गुस्सा, वही आग, और वही उनकी आवाज़ में दहाड़ हुआ करती थी। जिसको सुनने के बाद औरंगजेब महाराज को और गुस्सा आता है और ये कहता है कि तुम्हें खौफ नहीं है मेरा। और यहाँ पे उन्हीं के सामने उनके दोस्त कवि को मार देते हैं, और उनके लोगों से कहते हैं कि मुझे इस इंसान में इतना टॉर्चर करना चाहिए कि मुझे इसकी चीखें, इसकी जो आवाज़ें हैं मेरे कान तक आनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे संभाजी महाराज जो थे उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू कर दिया जाता है। मतलब पहले उनके नाखूनों को वहाँ से निकाला जाता है, पर संभाजी महाराज के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती। उसके बाद उनके शरीर में ऐसे घाव दिए जाते हैं, नमक मिर्च भरा जाता है, उनको एक से एक ऐसी तकलीफ़ें दी जाती है जो नॉर्मल इंसान सह ही नहीं सकता है। फिर भी हम यहाँ पे संभाजी महाराज की आंखों में वही चमक और वही उनकी आवाज़ में दहाड़ सुन पाते हैं, जैसे कि एक शेर की जंगल के शेर की आवाज़ होती है। अब इस चीज़ को देख के औरंगजेब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उनकी आंखों में अपने लिए खौफ देखना चाहता था। उसके बाद एक बार औरंगजेब आके यहाँ पे शिवाजी महाराज को ये कहता है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, तुम अपना धर्म भी बदल लो।
लो और तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलके इस दुनिया को जीत लेंगे। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि देखो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, शांति से रहो और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अपना धर्म बदलने के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। इस चीज़ को सुनने के बाद औरंगजेब को और गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि संभाजी महाराज की दोनों आँखों को निकाल लो, जिसके बाद उनकी दोनों आँखों को निकाल दिया जाता है और उनको उससे भी ज़्यादा टॉर्चर दिया जाता है। संभाजी महाराज अपना शरीर छोड़ने से पहले औरंगजेब को ये कहते हैं कि आज अगर तूने मुझे ख़त्म किया तो कल मेरे से 100 खड़े होंगे। तो इतना याद रख, मेरे ख़त्म होने के बाद आज भी लोगों के अंदर मेरी जलती हुई आग निकलेगी, पर कल को तू मरा तो तेरे लिए खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है। अब इस चीज़ को सुन के औरंगजेब को समझ में आता है कि वो जीती हुई बाजी भी हार चुका है। बात यहाँ पे जो हमारे महाराज थे वो परलोक सिधार जाते हैं। हम संभाजी महाराज की वाइफ को भी देख पाते हैं महल में, जिनको इस सारी चीज़ों के बारे में खबर मिल चुकी थी और कहीं ना कहीं उनको यकीन हो चुका था कि अब उनके पति लौट के नहीं आने वाले हैं। पर यहाँ पे वो भगवान के पास बैठ के ये प्रे करती हैं कि जैसे मेरे पति को धोखा देने के लिए मेरे भाइयों को चुना गया था, भगवान ऐसा भाई दुश्मन के घर में भी ना दे। और इधर औरंगजेब संभाजी महाराज के ऊपर इतना टॉर्चर कर चुका था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। यहाँ पे औरंगजेब अपनी ही कसमकस में खोया हुआ था। उससे बीच में उसको खबर मिलती है कि मराठा सम्राट खत्म नहीं हुआ है, अभी मराठा साम्राज्य में उसके नए सम्राट आ चुके हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। तो ये थी पूरी छावा मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे एक नए वेब सीरीज़ या मूवी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।